पॉलिटिकल साइंस यानी बिहार बोर्ड के राजनीति शास्त्र का 2021 का PYQ देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट साइड में आ रहा होगा कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो अगर आपने पढ़ा है, आपको आंसर मालूम है, ओके कीजिए, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं 1 का A B C। ठीक है, आप अपने मन में आंसर को अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए, आंसर अटेम्प्ट कीजिए और फिर आंसर मिलाइए। तो पहला का है अक्टूबर 1990 और ये डेट भी है 3 अक्टूबर 1990। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है ट्रिग्यू लाई। हालांकि अनेक अन्य किताबों में, प्रश्न पत्र में अलग नाम दिए हुए हैं। आपके पास जो किताब है, जो समसामयिक विश्व राजनीति के बारे में जो किताब आपके पास है, पॉलिटी का दूसरा जो किताब है, उसमें एक लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3 कब कौन सा महासचिव बने, उसको भी देख सकते हैं। ऐसे इसका आंसर ए है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ? ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ? देखिए ताशकंद समझौता याद कीजिए, ताशकंद समझौता किससे रिलेटेड है? ये इंडिया पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, इस युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा एक मीटिंग आयोजन किया गया ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, और वहाँ पे ये समझौता किया गया। उस समय के हमारे PM थे लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के PM थे अयूब खान। इन दोनों में समझौता हुआ। आंतरिक मामला, ये समझौता हुआ कि आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करना है, शरणार्थियों का जो विषय है उस पर चर्चा करना है। और आपको एक और इस पे एक फैक्ट बता दूं कि इसी के बाद हमारे जो PM लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन हो गया था। कहाँ? ताशकंद में ही। चलिए आगे देखते हैं। चौथा सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? आप लोगों को मालूम है मौलिक अधिकार क्या है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब इसमें कटौती के बारे में बात की जा रही है। क्या मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। संविधान, भारत की संविधान बनी, संविधान बनने के बाद आप लोग बताएं कब भारत की संविधान कब बनी, कब लागू की गई, किस दिन हस्ताक्षर हुआ, किस दिन संविधान के कंप्लीशन के ऊपर हस्ताक्षर हुआ और कब संविधान लागू हुई? कमेंट में बता सकते हैं। और उसमें जो संविधान में जो मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती, नहीं की जा सकती है, इसके बारे में फिर आने वाले समय में संशोधन किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पे निर्णय लिया गया कि कौन इसको चेंज कर सकता, नहीं चेंज कर सकता है। तो इसमें संवैधानिक संशोधन हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती। कब निर्णय लिया गया और किस केस के दौरान निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर है गोलकनाथ केस 1967, इसमें लिया गया था और कहा गया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती। परंतु एक और है, अगर कम करना ही है तो आर्टिकल 368 के तहत कर सकती है। और लेकिन इस बीच में एक केशवनंद भारती की केस होता है और इसमें जजमेंट आती है 1973 में कि जो आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, आपको मालूम है मौलिक कर्तव्य क्या है? इंसान का मौलिक कर्तव्य मतलब ये करना चाहिए। जैसे मौलिक कर्तव्य आप बोल सकते हो कि माता पिता की सेवा करना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, मददगारों की। इसी प्रकार देश के संदर्भ का भी, देश के लिए भी एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं, पार्ट 4A। ठीक है, तो इस किस संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? और संविधान में जोड़ा गया यानी संविधान किसके लिए? पूरे देश के लिए। और पूरे देश में के लिए जो देश के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो आपको देखा जाए कि अगर मान लो आपको यह आंसर नहीं मालूम है, आपको अटेम्प्ट करना है, तो देखो ए वाला जो ऑप्शन है 1951 में पहला संशोधन, उसमें तो नहीं था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान के मूल जो संविधान है उसमें ये जो मौलिक कर्तव्य है ये नहीं शामिल था, तो ये बाद में ही आया। ठीक है,
1971 के 24वां संशोधन में ये भी नहीं, क्योंकि 1971 में तो सरकार ही बनी थी। आपने भारत की राजनीति के बाद भारत का जो काल रहा है, अगर वो आपने किताब पढ़ी हो, चैप्टर पढ़ा हो 1971 में, फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनती है गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद, तो उस समय तो नहीं होगा। लेकिन जो 1976 है उस समय बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ, उसमें 42वां संविधान संशोधन में ये लाया गया था मौलिक कर्तव्य के बारे में। चलो मैं मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ बता दूं कि मौलिक कर्तव्य आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A में आता है, 51A में आता है। और टोटल प्रथम जो 42वां संशोधन से लाया गया था वो 10 था। फिर 2002 में संविधान संशोधन किया जाता है और चेंजेज आता है, ऐड किया जाता है 1, यानी टोटल अभी बोले तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं संविधान में वो 11 है। ठीक है, और ये जो मौलिक कर्तव्य है किसके द्वारा लाया गया, किसने लाया? ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। थोड़ा राइटिंग कच्चा है आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप बैक करके लिख लेना या याद कर लेना। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया। इस स्वर्ण सिंह समिति को अपनाते हुए मौलिक कर्तव्य को भारत के 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? अब देखिए, देश की रक्षा करने की बात आ रही है। देश की रक्षा हम सबके अधिकारों में है और हम सबको करना चाहिए देश की रक्षा, देश के लोगों की रक्षा, देश के पर्यटक की रक्षा, देश में जितने भी जो सरकारी सामान है उन सब की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है, ये किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य है, लोगों का मोरल वैल्यूज है, ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो किस में आएगा? मौलिक कर्तव्य में, 6 का C। ठीक है, अगला देखो, चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? अब देखो, चुनाव अंक कोटा मतलब ये सिस्टम, मतलब हमारे जो वोटिंग सिस्टम है इसके बारे में बात की जा रही है कि हमारा जो चुनाव है किस तरह की जाती है। देखिए, हमारा चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली भी अपनाया जाता है, स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली भी अपनाया जाता है। आप जब प्रधानमंत्री का चुनाव करते हो, MLA का चुनाव करते हो, तो हम लोग इस प्रणाली को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हो, MLC का चुनाव करते हो, तो इस प्रणाली को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो आंसर इसका B होगा। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, यस, याद रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? अब देखो, कैबिनेट है, कैबिनेट किसके आधार पर बनाया जाता है? कैबिनेट के मुखिया कौन होते हैं? कैबिनेट का जो प्रथम जो हेड होता है, हेडमास्टर कौन होता है? ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बताऊं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आपको एक और सवाल मैं पूछूं कि अगर मान लो किसी सरकार अभी बनी हुई है, सरकार अगर मान लो अचानक से उस सरकार की जो प्रधानमंत्री जो पद के जो व्यक्ति हैं उनका आकस्मिक किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है या फिर वो उस पद के लिए नहीं एलिजिबल हो पाते हैं, तो क्या होगा? अचानक अगर वो रिजाइन करते हैं तो उनका जो कैबिनेट है वो बचेगा या खत्म होगा? रिप्लाई कमेंट करना आप लोग। राज्यों के शासन में किस केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? मतलब राज्य का शासन हो रहा है लेकिन वहाँ पे जो अभिकर्ता कौन है? केंद्र का है, यानी एजेंट ऑफ द सेंटर इंग्लिश में कहे तो क्या है कि राज्य का जो शासन है लेकिन वहाँ पे केंद्र का अभिकर्ता है, किसे कहा जाएगा? तो देखो, अगर हम नॉर्मली अगर ऑप्शन से चलते हैं तो राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति तो सुप्रीम है एग्जीक्यूटिव पावर में। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो खुद प्रधान है, देश का प्रधानमंत्री है, वो राज्यों में उनका कोई उतना हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री नहीं है, जब ये नहीं है तो ये कहाँ से होगा? तो राज्यपाल यानी गवर्नर, नहीं, ये सही आंसर है। ठीक है, गवर्नर, समझ में आ गया? इस तरह से MCQ को करना है। आगे चलो, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता बोल रहा है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए?
25 वर्ष किसका है पहले ये देखो, 21 वर्ष किसका है ये देखो, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो 35 वर्ष तो प्रेसिडेंट का है, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है, 25 वर्ष लोकसभा के लिए है। ठीक है, पंचायती राज के लिए 21 वर्ष। लेकिन आपको एक सवाल और मैं बोलूं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना आयु चाहिए? ठीक है, आप कमेंट करना। भारतीय संविधान, या फिर आप चलो कमेंट नहीं कर, लेकिन गूगल करके बताना अगर नहीं मालूम है तो। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? केंद्र का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, तो वो क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। तो विकेंद्रीकरण कब होगा? केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो सरकार अपनी पावर राज्यों को दे दे तो क्या होगा? वो विकेंद्रीकरण हो गया ना। तो विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? देखो एकात्मक शासन बोल रहा है, एकात्मक मतलब केंद्रीकरण, ओके, यानी गलत। संघात्मक शासन, संघ लोगों का जमाव, संघ मिला और शासन हो रहा है। दिस मे बी राइट, मतलब ये सही है, हो सकता है। चलिए अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है, अभी मैं बस ऑप्शन कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको टिक करके रखता हूँ। सैनिक शासन, सैनिक शासन में तो भाई सैनिक का बोलबाला होता है, सैनिक। राजतंत्र आपको मालूम है राजतंत्र क्या होता है, इसलिए इसका आंसर है संघात्मक शासन होगा, क्योंकि संघों का मिलाप बोल रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, बी आंसर, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी का कानून बना सकती है? तो वो भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी का कानून बना सकती है? अब देखो, जो कोई कानून है फॉरेस्ट का, मान लो अगर फॉरेस्ट संबंधी कोई भी कानून बनाएगा तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अनुसूची 7, शेड्यूल 7, अनुसूची 7 भारत के संविधान में अनुसूची 7 जो हुआ आया, अनुसूची 7 में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों को दिया गया है। अब थोड़ा डिटेल और जान लो कि सेंट्रल लिस्ट वो है जिसमें केंद्र सरकार ही उस लिस्ट में जितने भी कानून आएंगे या जितने भी लिस्ट में सूची में जो भी विषय आएगा उन सब का जो शासन नियम जो भी बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य यानी राज्य की सूची में, यानी राज्य विषय में जितने भी विषय रहेंगे उनमें राज्य सरकार उस पर कानून नियम जो बनाना वो बना सकती है। और एक समवर्ती सूची होती है, कंकरेंट लिस्ट, उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी विषय आए उसमें सेंट्रल राज्य दोनों बना सकती है। तो देखो भाई, इधर में राज्य सूची तो नहीं होगा, संघ सूची नहीं होगा, हाँ, समवर्ती सूची होगा। अब समवर्ती सूची में मान लो कुछ ऐसा टसल हो गया कि केंद्र सरकार ने नियम बना दी, अब राज्य सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं भाई मेरा अपना कानून रहेगा, तुम्हारा अपना कानून है, मेरा अपना कानून रहेगा, तो राज्य सरकार बनी। बट अगर सेंटर अपने आप पे आ गया कि नहीं भाई मैं बनाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानना पड़ेगा, तो क्या समवर्ती सूची में जो विषय है उस सूची पे राज्य और केंद्र दोनों बनाती है नियम, तो किसके नियमों को माना जाएगा? कोर्ट में पहुंच सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, इन केस फैसला के लिए, या फिर अगर टसल हो गया, युद्ध होना, तो सुप्रीम कोर्ट में लोग अपने, अगर इस चीज़ से मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको मालूम है आर्टिकल 32 पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हो अगर आपका मानव अधिकार हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 से 32 के बीच में। तो क्या करोगे, क्या होगा फिर सेंटर का जो लॉ है वो आगे हो जाएगा, यानी जो सेंटर का जो पावर है वो हमेशा ऊपर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस, अगर आपने पढ़ा होगा तो दक्षेस के बारे में तो क्लियर होगा। मैं थोड़ा डिटेल आपको बताऊंगा हमारे पास जो हमने जो इकट्ठा किया है, ताकि मैं सही बताऊं आपको, है ना। तो इसका सम्मेलन तो ऐसे बांग्लादेश में हुआ था प्रथम सम्मेलन, और 8/12/1985 8/12/1985 में इसका गठन हुआ। और दक्षेस की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कहाँ है? काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू है।
और ये बनाया किस लिए गया? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। जितने भी आसपास के जो एरिया थे, जो दक्षिण साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ एशियन नेशंस, जो भी दक्षिण में जो दक्षिण एशियाई दक्षिण जो देश हैं उनके लिए, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, है ना, मालदीव्स, भूटान, सॉरी म्यांमार नहीं है, अब 2007 में अफगानिस्तान को एज ए 8th मेंबर ऐड किया गया। तो देखिए ये बनाया इसलिए गया ताकि सामाजिक, आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो ये सवाल में डाटा के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अपडेट है, तो हम इस सी के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष की निवास करनी होगी? इसका आंसर है 7 वर्ष। और आपको बता दें कि और किस किस तरीके से आप नागरिकता पा सकते हैं। तो जन्म के बेसिस पे, वंश के बेसिस पे, है ना, देशीकरण के बेसिस पे, प्राकृतिक रूप से और पंजीकरण से। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? नियोजन व्यवस्था, देखो नियोजन व्यवस्था यानी योजना बनाने की जो व्यवस्था है वो किस पे आधारित है? तो भाई वो लोकतांत्रिक समाजवाद पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद हमने देखा थोड़ा झुकाव समाजवाद पे था, पूंजीवाद पे उतना नहीं था, बट लोकतांत्रिक तरीके से हम नियोजन व्यवस्था को अपनाते चले गए। क्यों? क्योंकि नियोजन व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई थी ये आप कमेंट में टाइप करें कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है या नियोजन व्यवस्था किस देश से प्रेरित हुई है। ठीक है, ये सब क्लास में हो चुका है, आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो गूगल कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? अब जब गरीबी हटाओ जो कार्यक्रम या नारा है ना, ये किसके द्वारा दिया गया? और गरीबी हटाओ जो कार्यक्रम है पंचवर्षीय योजना में कब दिया गया? देखो पहले तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो गरीबी हटाओ योजना है ये किसके द्वारा लागू किया गया। पहले तो ये वर्ड दिया किसने? इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के समय में। इसके कारण वो अच्छे बहुमत से जीती। तो 71 के बाद यानी 71 में जब दिया नारा तो बाद में ही होगा, तो 1974 से 79 के बीच में, ठीक है, गरीबी हटाओ योजना या जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया गया। साथ साथ में जब इनके पुत्र राजीव गांधी जी का भी जब शासनकाल आया, उस शासनकाल में भी गरीबी हटाओ योजना कार्यक्रम भी आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी कब तक थी? 1984 तक। इस समय उनके बॉडीगार्ड द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो आप ये समझो कि यहाँ ऑप्शन आपको छठी पंचवर्षीय योजना तक है। तो राजीव गांधी कब आए? इसके बाद, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी को पीएम बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर निकायों को यानी पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और किस संविधान संशोधन से किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन से किया गया है। और इस 73वां संविधान संशोधन से अनुसूची जो 10 अनुसूची थी, उस 10 अनुसूची में 2 और ऐड हो गई, 11 यानी पंचायती राज के लिए और 12वां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम के लिए, नगर निकाय के लिए। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ कोई देखो, हम अभी तो आंसर इसी में से देने का कोशिश करेंगे। हम अभी देखो मेरे पास यहाँ आंसर लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक यहीं से करता हूँ, देखते हैं सही होता है कि नहीं। देखो, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसकी? पहला तो मायावती जी है। तो
अनुसूची जो जाति है ये बहुत पहले से चला रहा है, आज का नहीं है ना, बहुत पहले से, आज़ादी से पहले से भी है। ठीक है, तो मायावती जी तो इधर यूपी से थी, है ना, तो उनका नाम लेटेस्ट है तो ये नहीं होगा, हम इसको अभी नीचे करके रखते हैं। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी हमेशा अनुसूचित जाति के लिए ही लड़े हैं शुरू से, क्योंकि वो खुद लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने बहुत निजी जीवन में बहुत से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव देखा था। चलिए इसको हम अभी टिक करके रखते हैं। ओके, दिस में भी राइट, ये सही हो सकता है। अगला पंडित नेहरू जी। तो पंडित नेहरू जी तो पीएम बने थे, पीएम बनने के बाद हो सकता है संविधान संशोधन करे, लेकिन खैर। काशीराम जी, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हम मैक्सिमम चांस है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, अगर इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लिए लड़े वो बी आर अम्बेडकर जी, तो हम बी आर अम्बेडकर जी के साथ टिक मार के चले जाते हैं और इत्तेफाक से आंसर सही है। देखो कैसे सही हो गया, ठीक है। यह है एमसीक्यू करने के तरीके। आपको नॉलेज है और इस नॉलेज को ही स्मार्ट नॉलेज में और स्मार्ट गेसिंग में बदलना है, ठीक है। तो थोड़ा इस अनुसूचित जाति संघ के बारे में थोड़ा डिटेल में लोग देखते हैं। 1942 में इसको बनाया गया, ठीक है, और लेबर पार्टी बाद में इंडिपेंडेंस के बाद कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो अभी आज अगर 2025 में, आज के डेट में अगर देख रहे हो, 25 के एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको 2025 का प्रेसिडेंट के बारे में जानना मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं बताना नहीं चाहूँगा, मतलब नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। आप कमेंट करो, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। अब देखो, भारत चीन युद्ध हुआ, सबसे पहला आक्रमण किया चीन ने हमारे ऊपर। हमने भारत की आज़ादी के बाद 1949 में जब चाइना को आज़ादी हुई तो सबसे प्रथम इंडिया ही कूद के सपोर्ट किया। अब मैं कूद के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सबसे पहले उठ के सपोर्ट किए, मतलब पहला जो देश था जिसको रिकॉग्नाइज किया, मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ चाइना आज़ाद हो गया है। और हमने हमेशा अपने तरफ से ही कोशिश किया कि भाई चाइना हमारे साथ रहे। हमने पंचशील की संधि भी की और हमेशा चाइना को एक ऐसा चीनी भाई का दर्जा देते थे। परंतु 1962 में क्या हुआ, चाइना ने हम पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। 1962 में चाइना ने हम पे आक्रमण किया, जब उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अब भारत विदेश नीति का आधार क्या है, सिंपल सा, भारत विदेश नीति का आधार क्या है। अब इसका आंसर बताओ कि विश्व शांति। हाँ भाई, विश्व में शांति फैलाना हम भारतीयों का ये विचारधारा है। क्यों? क्योंकि हमने गुटनिरपेक्षता को समर्थन किया था। गुटनिरपेक्षता को समर्थन किया था ना, कि हमें विश्व शांति चाहिए, ना हम यूएसए के साथ रहेंगे ना सोवियत संघ के साथ रहेंगे, ना यूएसए अलाइज के साथ रहेंगे, ना यूएसए के संघ साथ रहेंगे, ना सोवियत संघ के साथ रहेंगे। हम बीच में रहेंगे, हमें शांति चाहिए। हम किसी के झगड़ा में, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। शांति और अस्तित्व, ऑब्वियसली हमने गुटनिरपेक्षता को अपनाया इसलिए था ताकि शांति बनाना और खुद का जो अस्तित्व है, जो हाईली न्यूली इंडिपेंडेंस हम है, अभी तुरंत आज़ाद हुए हैं और अभी हम किसी गुट में चले जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर हम अमेरिकन संघ के साथ चले जाएंगे तो हम पूंजीवाद का विचारधारा अपनाना पड़ेगा, उनके अधीन रहेंगे, उनके बताए गए इशारों पे चलना पड़ेगा, है ना। अगर हम सोवियत संघ के साथ रहेंगे तो हमें समाजवादी का विचारधारा अपनाना पड़ेगा और हमें उनके बताए गए इशारों का इंतजार करना। फिर हम लोग गुलाम होने का शंका, क्योंकि किसी और देश के अधीन होना पड़ेगा। हमें लोग इसलिए नहीं चिनेंगे हम एक भारत स्वतंत्र देश है, हमें इसलिए चिनेगा कि हम सोवियत संघ के ग्रुप से हैं, ठीक है। तो शांति और अस्तित्व के लिए पंचशील की भी संधि, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 24 नंबर देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद है आप लोग? अभी हम इसका अगर मालूम याद नहीं है तो हम देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक, चंद्रशेखर आजाद। तो आपको मैं बताऊं कि सरदार पटेल जी का इस तरह का नहीं था नारा, और भगत सिंह क्रांतिकारी थे 1930s के समय में, है ना, 1924-25 के बाद से 30s तक। और तिलक जी का ये नारा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। और आप हमें इसका डेट बताओ कि ये किस समय बोला था, किस घटना के बाद बोला था कि
सॉरी, कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किस घटना के बाद बोला था? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी। संविधान, आंसर इसका तिलक है, बाल गंगाधर तिलक जी, बीजे तिलक। संविधान के किस अर्थ, थोड़ा हाँ इसका फैक्ट था कि इन्होंने स्वराज शब्द को भी दिया। ठीक है, भारतीय उपद्रव का जनक भी कहा जाता है इनको। इनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर बनाए गए। ये 2 न्यूज़पेपर ना, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में महारत्ता। ठीक है, मराठी में जो न्यूज़पेपर इनकी आती थी वो केसरी था और इंग्लिश में जो था वो महारत्ता था। ठीक है, ये चरमपंथी थे, चरमपंथी विचारधारा के सपोर्टर थे। आपको आपने क्लास किया है, आपको क्लास में सब बताया गया है, आपको याद होगा।